स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। बिल्कुल। और आज हम जिस डेटा का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं वो आम खेतीबाड़ी का हिसाब नहीं है। एकदम नहीं। अगर सोचा जाए तो दुनिया की 20% आबादी का जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि जून के पहले हफ्ते में हवा का रुख कैसा है। ये एक मैसिव माइंड बॉगलिंग स्केल का ब्लूप्रिंट है जिसे हम इंडियन क्रॉप एटलस कहते हैं। पर एक इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऊपर से ये पूरा सिस्टम बहुत बिखरा हुआ और बहुत ही अनस्टेबल लगता है। मतलब एक ऐसी टेरिटरी जहां नॉर्थ में कड़ाकड़ाती सर्दी है और साउथ में एक्सट्रीम गर्मी, वहां ये मैसिव फूड प्रोडक्शन एक क्लॉकवर्क प्रिसिजन के साथ कैसे ऑपरेट करता है। इस बिखरे हुए डेटा के पीछे एक बेहद कठोर अनफॉरगिविंग टाइम टेबल चलता है, कुदरत और इंसान के बीच का एक स्ट्रिक्ट समझौता जिसे ऋतु चक्र कहते हैं। और ऋतु चक्र, तो इसका मास्टर प्लान क्या है असल में? क्योंकि डेटा में मुझे सीधे सीधे 3 अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं। हाँ, इसमें 3 मेन क्रॉप सीजन्स आते हैं और कहानी शुरू होती है सबसे बड़े दांव से, खरीफ। ये सीजन पूरी तरह से आने वाले मॉनसून पर निर्भर करता है। इसकी बुवाई जून और जुलाई में होती है। रुको, इसका मतलब खरीफ पूरी तरह से बारिश के रहमो करम पर है। अगर जून में बारिश आने में 1 हफ्ते की भी देरी हो गई तो करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पर आकर खड़े हो जाएंगे। ये किसान का सबसे बड़ा गैम्बल है। खरीफ की फसलों को हॉट और बेहद ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होती है। फिर उनकी कटाई सितंबर-अक्टूबर में होती है। तो फिर ये दूसरा पैटर्न यानी राबी क्या है? मैं डेटा देख रहा हूँ कि राबी अक्टूबर-नवंबर में शुरू होता है, पर तब तक तो बारिश चली जाती है ना? तो क्या ये एक कैलकुलेटेड इरिगेशन स्ट्रैटेजी है? एकदम सही पकड़ा। खरीफ आसमान पर निर्भर है, पर राबी इंसान की अपनी विंटर स्ट्रैटेजी है। राबी फसलों को उगने के लिए ठंडा, ड्राई मौसम चाहिए। यहाँ आसमान से पानी नहीं आता, यहाँ किसान सिंचाई का लंबा गेम खेलता है। राइट, डैम्स और कैनाल्स के जरिए। और इनकी कटाई मार्च-अप्रैल में होती है जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है। पर इन दोनों के बीच एक तीसरा बहुत ब्रूटल समर विंडो आता है, जायद, मार्च से जून का वक्त। जायद का मकसद बिल्कुल अलग है। उस एक्सट्रीम गर्मी में जमीन को बंजर होने से बचाना। तरबूज, ककड़ी और जानवरों का चारा, ये क्विक साइकिल फसलें उस वक्त उगाई जाती हैं। ताकि जमीन मिट्टी को बांध कर रख सके। ये सच में एक अनब्रोकन चेन है। खरीफ, रबी, ज़ैद, जमीन कभी सांस नहीं लेती। पर इस टाइम टेबल से आगे का डेटा मुझे और भी परेशान कर रहा है। किस डेटा की बात कर रहे हैं आप? ये 75% वाला आंकड़ा, द 75% रूल। देश के टोटल एग्रीकल्चरल एरिया का 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाद्य फसलों के लिए रिजर्व्ड है। सही देखा आपने। और इस मैसिव हिस्से पर 2 एब्सोल्यूट जायंट्स का कब्जा है, चावल और गेहूं। राइस यानी चावल खरीफ सीजन का डोमिनेंट किंग है। इसे 20 से 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। और डेटा बता रहा है कि इसको 100 से 200 सेंटीमीटर की हैवी रेन चाहिए। मतलब इसे लगातार पानी में डूबे रहना होता है। इसीलिए इसे चिकनी अलुवियल मिट्टी लगती है, राइट? बिल्कुल, ताकि मिट्टी पानी को पकड़ कर रख सके। टॉप स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और इस उत्पादन के दम पर इंडिया ग्लोबली नंबर 2 पर है, चाइना के बाद। एक सेकंड, रुको। क्या मजाक है ये? मैं यहाँ टॉप स्टेट्स की लिस्ट देख रहा हूँ। वेस्ट बंगाल और यूपी समझ आता है, पर पंजाब तीसरे नंबर पर है। पंजाब जो अपनी गेहूं के लिए जाना जाता है, वहां इतनी मैसिव बारिश कब से होने लगी? बारिश नहीं होती वहां। यही तो डरा देने वाली सच्चाई है। ये नेचुरल ऑर्डर नहीं है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से री इंजीनियर किया गया लैंडस्केप है। री इंजीनियर्ड मतलब हमने वहां का इकोसिस्टम बदल दिया? हाँ, 1960 के दौर में हमने भूखमरी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा में नदियां मोड़ दी, ट्यूबवेल्स का जाल बिछा दिया, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया ताकि चावल उग सके। हम जमीन का पानी निचोड़ रहे हैं वहां। बाप रे, ये तो लिटरली जमीन के खिलाफ जाना हुआ। और गेहूं यानी वीट का क्या हाल है, जो राबी सीजन का चैंपियन है? गेहूं को शुरुआत में ठंडक चाहिए, लगभग 10 से 15 डिग्री, और कटाई के वक्त थोड़ी धूप, 21 से 26 डिग्री। इसे राइस की तरह पानी में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश लगती है। और अच्छी लोमी सॉइल, इसमें टॉप स्टेट्स हैं यूपी, एमपी और पंजाब।
पर राइस और वीट दोनों को बेहद पानी और हेवी फर्टिलाइजर्स चाहिए। इन्होंने मिट्टी की ताकत निचोड़ ली है। तो जब मौसम हॉस्टाइल होता है तब क्या करते हैं हम? तब डेटा में एंट्री होती है क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉरियर्स की। मोटा अनाज और दालें, मिलेट्स और पल्सेस। जब मौसम दुश्मन बन जाता है तब ये सर्वाइवलिस्ट्स खड़े रहते हैं। मैं इन मिलेट्स का आंकड़ा देख रहा हूं। मक्का, जिसे क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं, वो कर्नाटका, एमपी और बिहार में उगता है। बाजरा राजस्थान की रेतीली जमीन पर टिकता है और ज्वार महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ये फसलें पुअर सॉइल और कम पानी में भी उग जाती हैं। ये फसलें ड्राई क्लाइमेट्स को सर्वाइव करती हैं, पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा चमत्कार है दालें। ये मिट्टी की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर्स हैं। इन्हें सिर्फ 25 से 60 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। चना, अरहर, उड़द। पर एक बात बताइए, मैं डेटा में नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा टर्म देख रहा हूं। इसका क्या मतलब है? क्या डालें मिट्टी के लिए मैकेनिक्स का काम करती हैं? एग्जैक्ट वही शब्द। वो मिट्टी की रिपेयर करती हैं। चावल और गेहूं मिट्टी से सारा पोषण चूस लेते हैं, तो किसान बीच में दालें उगाते हैं। इनकी जड़ों में एक खास बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में वापस लॉक कर देता है। वाह, वो उगते हुए ही जमीन को हील कर रही हैं। इसीलिए एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान इसमें टॉप पर हैं। पर यहाँ मेरे सामने एक ऐसी डिटेल्स है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। आप इंपोर्ट वाले पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये देखिए, हम दुनिया में दालों के नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं और नंबर 1 कंज्यूमर भी, लेकिन फिर भी हमें हजारों टन दालें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ये कैसा मैथ है? ये मैथ हमारी 1.4 बिलियन आबादी की बेपनाह भूख का है। हम इतना मैसिव अमाउंट में दाल प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी हमारी इंटरनल कंजम्पशन उससे कहीं ज्यादा स्पीड से उसे खा जाती है। ये तो एक एंडलेस साइकिल लगती है। खैर, दालें जमीन हील करती हैं, पर किसान को कैश भी तो चाहिए। तो अब अगर हम इन कमर्शियल पावर हाउसेस यानी कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ें, गन्ने का डेटा देखकर ही मुझे थकान हो रही है। शुगर केन एक मैसिव इनमूवेबल कमिटमेंट है। इसको बड़ा होने में 10 से 15 महीने लग जाते हैं। 1 साल से ज्यादा। एक फसल के लिए 10 से 15 महीने का इंतजार और बेपनाह पानी। इसे 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर और लगातार सिंचाई चाहिए, राइट? सही पकड़ा। 75 से 150 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। यूपी इसमें सुप्रीम लीडर है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका। और इंडिया ग्लोबली नंबर 2 पर है, सिर्फ ब्राजील के बाद। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर साल के बीच मौसम बिगड़ा तो सब खत्म। और अगर हम फाइबर क्रॉप्स यानी कॉटन और जूट की बात करें, तो वहां की शर्तें और भी खतरनाक लग रही हैं। जूट को देखिए, इसको तो आम मिट्टी चलती ही नहीं। इसको फ्लड प्लेन्स की नई अलूवियल मिट्टी चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, जहां नदियां बाढ़ लाती हैं। इस फसल को बेहद गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। 120 से 150 सेंटीमीटर रेन। इसे पानी में सड़ाना पड़ता है फाइबर निकालने के लिए। ये कितनी वॉलेटाइल कंडीशन है। और दूसरी तरफ कॉटन यानी कपास का आंकड़ा तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगता है। कपास का नियम सबसे स्ट्रिक्ट है। इसे ब्लैक या रेगुर सॉइल चाहिए जो पानी होल्ड कर सके। 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर। और सबसे बड़ा खतरा क्या है पता है? हाँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, फ्रॉस्ट फ्री डेज, पाला रहित दिन होने ही चाहिए। ये इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये कपास के बोल्स बेहद नाजुक होते हैं। अगर अचानक ठंड गिर जाए और पाला पड़ जाए तो मॉइस्चर उन बोल्स के अंदर ही फ्रीज हो जाता है और पूरी फसल सड़ जाती है। बाप रे, महीनों की मेहनत एक रात के पाले में बर्बाद। इसी स्ट्रिक्ट रूल की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन को प्लेन्स से हटाकर ढालानों और साउथ की तरफ शिफ्ट करते हैं। पर उससे पहले ऑयल सीड्स यानी तिलहन का आंकड़ा देखिए। मूंगफली में गुजरात टॉप पर है, सरसों में राजस्थान और सोयाबीन में महाराष्ट्र। और हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। पर रुको, मुझे अंदाजा हो रहा है आप क्या कहने वाली हैं। यहाँ भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। हम तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से हैं, फिर भी खाने का तेल जैसे पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। फिर वही भूख का पैराडॉक्स। हम जितना उगाते हैं सब सोसाइटी खा जाती है। तो अब दक्षिण भारत के ट्रॉपिकल जोन्स की बात करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, चाय और कॉफी। इन्हें ढालान वाली मिट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि चाय को 150 से 300 सेंटीमीटर की भयंकर बारिश चाहिए, पर अगर पानी जड़ों में जमा रह गया तो जड़ें तुरंत सड़ जाएंगी। पानी आना चाहिए पर रुकना नहीं चाहिए। अजीब बैलेंस है नेचर का।
इसीलिए असम और वेस्ट बंगाल की पहाड़ियां परफेक्ट हैं। और यही लॉजिक कॉफी पर लगता है, जो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में उगती है। और दक्षिण की सबसे स्पेशलाइज्ड क्रॉप रबर, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इसे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की बारिश चाहिए। डेटा कहता है केरला अकेले पूरे देश का लगभग 52% रबर प्रोड्यूस करता है। 52%? ये तो मोनोपोली जैसा है। और स्पाइसेस यानी मसाले, काली मिर्च, इलायची, इन्हीं मसालों ने तो सदियों से इंडिया को ग्लोबल ट्रेड के सेंटर में रखा है। केरला और कर्नाटक आज भी इस खजाने के रक्षक हैं। तो जब हम इन सारे बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को एक साथ जोड़ें तो स्टेट चैंपियंस का कैसा ब्रेथ टेकिंग पिक्चर बनता है। यूपी गेहूं और गन्ने में अनडिस्प्यूटेड किंग है। एमपी दालों का चैंपियन है। गुजरात कॉटन और मूंगफली में लीड करता है। वेस्ट बंगाल चावल और जूट की फ्लड ड्रिवन इकोनॉमी को संभालता है। हर स्टेट का अपना एक क्रिटिकल माइक्रो इंजन है। और इस मैसिव ग्लोबल पावर को देखिए, हम पल्सेस, जूट, मिलेट्स और स्पाइसेस में पूरे ग्लोबली रैंक 1 पर है। और रैंक 2 पर हैं राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन और टी में। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, ये एक ग्लोबल पिलर है। एक ऐसा इमूवेबल कानून जो इस ग्रह की 20% आबादी को रोज जिंदा रखता है। पर सुनो एक मिनट, इस डेटा इन्वेस्टिगेशन के आखिरी में मेरे दिमाग में एक चिलिंग ख्याल आ रहा है। हमने देखा कि हर एक फसल एक बेहद स्पेसिफिक टेम्परेचर और बारिश के नाजुक धागे पर टिकी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग से ये तापमान सिर्फ 1-2 डिग्री बढ़ गया, अगर वो पाला रहित दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए, तो 20% दुनिया का पेट भरने वाले इस मैसिव इंजन का क्या होगा? यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।